ठीक है जी। अच्छा जी, ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। और लास्ट लेक्चर हमने एंड किया था एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स की डिस्क्रिप्शन के ऊपर या उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अब जो हमारा टॉपिक आएगा वो पैसिव कंपोनेंट्स को आगे लेके, क्योंकि हमें यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स या बेसिक नॉलेज जो सीएस का है या बीएस वालों का है, उसको भी हमें साथ लेके चलना है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे, लेकिन रिवीजन इसलिए ज़रूरी है कि जब इंजीनियरिंग वाले आएंगे ट्रांजिस्टर के ऊपर या इवन इसके ऊपर रेक्टिफिकेशन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन का अंदाजा होना चाहिए। तो उसके रिवीजन को आगे रखते हुए पहले हम कंपोनेंट्स देखते हैं, फिर हम उनकी अर्थमेटिक की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। चलो जी, मैं सबसे पहले अपना कैमरा शेयर करूँ। ठीक है जी। ये है जनाब लेक्चर 02। फिलहाल तो इसकी शीट बनी ही है, और फिर देखते हैं ज़रूरत होती है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो पैसिव कंपोनेंट्स की लास्ट में बात हुई थी कि जो अपनी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करने के लिए या अपना काम करने के लिए आपसे एडिशनल चार्जेस इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, इन टर्म्स ऑफ करंट लॉस आपसे नहीं लेते, या आपके सर्किट के ऊपर असरअंदाज नहीं होते, या आपने उनका वो लॉस या वो जो उनका क्या कहना चाहिए ओवरहेड है, वो आप अपने कैलकुलेशन के अंदर नहीं लाते हैं। ठीक है जी। तो उन पैसिव कंपोनेंट में से जो तीन डिस्कस करेंगे वो है रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। फेराइड बीट को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तब आया था रेजिस्टर के ऊपर या रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टर लिखेगा, ये कंपोनेंट है रेजिस्टर या रेजिस्ट करने वाला। इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये रेजिस्ट करता है अगेंस्ट, रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस एग्जिबिट करता है अगेंस्ट दी फ्लो ऑफ करंट। अगर फर्ज करें आपके सामने एक कंडक्टर है, एक तार है, फर्ज कर लें ये 100 मीटर का है, तो अल्टीमेटली ये कंडक्टर है, ये सुपर कंडक्टर नहीं है, और कोई भी चीज 100% नहीं होती। तो अगर आप इन दो पॉइंट्स के ऊपर आप मल्टीमीटर लगाते हैं, तो आपको इसकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी। ठीक है जी। तार बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अब जिस कंडक्टर का ये बना होगा उतनी ही रेजिस्टेंस कम होगी। सब अगर हमने पिछले लेक्चर में तीन एग्जांपल्स ली थी, एक कॉपर, एक एल्युमिनियम और एक आयरन, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी हो सकती है? आयरन की। ठीक है जी। उससे कम एल्युमिनियम की और सबसे कम कॉपर की। एल्युमिनियम कदरे बेहतर है आज के दौर में, भी कॉपर इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, उसके प्राइसेस बहुत हाई हैं। तो बहुत सारी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये इलेक्ट्रिक एल्युमिनियम के वायर इस्तेमाल करती है। एल्युमिनियम के वायर से कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ मिथ्स है कि वैसा होता है और वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। एल्युमिनियम को अगर आप प्रॉपरली कोट कर रखें तो उसकी लाइफ भी एज इक्वल एज कॉपर है। इसीलिए इन्होंने ज्यादातर इंसुलेटेड वायर चढ़ाया ताकि उसकी लाइफ बेहतर हो सके। चूंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो अगर लोग उसको अनफेयर मीन में इस्तेमाल करते हैं तो स्पार्क करके वहां से टूट जाता है। ये एक नुकसान है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, तो इसकी वजह से कहते हैं ना कुंडा, कुंडा कॉपर वायर झेल जाता था, एल्यूमिनियम वायर ज्यादा देर नहीं झेल पाता। स्पार्क की वजह से वो हीट होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, वो टूट जाता है। खैर, अब रेजिस्टर क्या है? आप इतनी मुझे फर्ज करें कहीं पे मुझे करंट ड्रॉप करना है। ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा? क्या होगा? फर्स्ट करें मुझे इतना करंट ड्रॉप करना है कि एक छोटी एलईडी मेरे 220 वोल्ट जल जाए, तो क्या मैं इसके 200 मीटर का वायर लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा। तो फिर क्या किया गया कि ऐसे कंपोनेंट बनाए गए जिनके अंदर ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया गया कि अगर आप उसको एंड टू एंड नापेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दिखाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम्स है। अब वो उसकी फैब्रिकेशन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है कि वो कितना डेंस है,
या कितना या किस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, वो वायर बाउंड है या किसी सब्सटेंस, जैसे वन कार्बन होते हैं या वायर बाउंड होते हैं, तो उसकी कार्बन की अपनी प्रॉपर्टीज को डिपेंड करता है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। ठीक है जी। अब फर्स्ट करें, आपके पास एक ये एक एसी सोर्स है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पैसिव के बाद एक्टिव, पैसिव कंपोनेंट में हम आ जाएंगे एसी डीसी का, ये सोर्स है। ठीक है जी। मुझे यहाँ पे एक एलईडी ग्लो करनी है, एलईडी भी आगे आएगा, सिर्फ सिंबल मैंने बना दिया। अब एलईडी अमून होती है 1.5, 1.2, 1.8 वोल्ट की। ठीक है जी। तो क्या ये 220 पे चल जाएगी? नहीं चलेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं करंट ड्रॉप करूंगा, इतना करंट ड्रॉप करूंगा कि एलईडी को अपने मतलब के वोल्टेज एलईडी के अक्रॉस मिल जाए। ठीक है जी। तो अब अगर ये मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करनी, तो क्या मैं तार लगाऊंगा? नहीं। अब उसके लिए मेरे पास अवेलेबल है कॉम्पोनेंट, जिसको मैं रजिस्टर कहता हूँ। रजिस्टर के अमूमन दो सिंबल ज्यादा पॉपुलर है, एक इस तरह से और एक इस तरह से। ठीक है जी। इसके ऊपर वैल्यू यहाँ लिख दी जाती है, आर की वैल्यू, और इसके बाहर लिख दी जाती है। कोई मसला नहीं है। हम ये वाला सिंबल ज्यादा फॉलो करेंगे ताकि हम अपनी बात को समझ सकें और समझा सकें। ठीक है जी। इस तरह के रेजिस्टेंस क्या कहलाते हैं आपके? फिक्स रेजिस्टेंस। जो आपने लैब में देखे या अभी इमेजेस में देखे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, वो क्या कहलाते हैं आपके? फिक्स रेजिस्टेंस। अब फिक्स रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो वैल्यू मैन्युफैक्चर कर दी गई है वो ही आपको इन दोनों पॉइंट्स पे मिलेगी। अब चूंकि ये सब्सटेंस बेस है और कोई भी चीज 100% नहीं होती, तो डिपेंडिंग उनकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से हुई है, इसकी वैल्यू के अंदर एक्चुअल वैल्यू नहीं थी। फर्स्ट करें, ये अगर 100 ओम्स का है, तो अगर ये कोई खास मटेरियल इतना अच्छा नहीं है या जो उस मटेरियल का ही बना हुआ है मतलब ज्यादा, तो उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। तो प्राइमरली हम जिसको डिस्कस करेंगे है, तो आगे और भी वेरिएशन, वो है 20% वेरिएशन, 10% वेरिएशन एंड 5% वेरिएशन। ठीक है, यानी कि पॉसिबल वैल्यूज 80 to 120 ओम, 20% अगर ऊपर नीचे हो सकता है। 10% का मतलब 90 to 110, एंड 5% मतलब 95 to 105। अगर अब आपसे कहा जाए कि आप सेलेक्ट करें इन तीन में से कौन सी रेसिस लेना चाहेंगे, ए मटेरियल की, बी मटेरियल की, या सी मटेरियल की, तो आप कौन सी सेलेक्ट करेंगे? जो लोग सोच रहे हैं कि मैं ऊपर सेलेक्ट करूंगा, नहीं। जो सोच रहे हैं, नहीं। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन तीनों के अंदर। क्यों? जो सर्किट आप डिजाइन करेंगे, आपको उसमें जो वैल्यूज हैं वो इसके अंदर करीब करीब मिल सकती है। जो आप 100 लगा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू मिनिमम 95 और मैक्सिमम 105 होगी, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो ये जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन को कहते हैं टॉलरेंस, लचक, बर्दाश्त। ठीक है जी। तो 5% टॉलरेंस का मतलब क्या है? गोल्ड, गोल्ड कलर। 10% मतलब क्या है? सिल्वर कलर। और इसका मतलब क्या है? नो कलर। ठीक है जी, याद रखिएगा। 5% टॉलरेंस का मतलब गोल्ड कलर, 10% मतलब सिल्वर कलर, एंड 20% का मतलब नो कलर। ठीक है। अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस, मैं कोशिश करता हूँ अच्छी सी बना लूँ, यहाँ पे ड्राइंग में इतनी अच्छी नहीं है, गड्डी बन गई। खैर, अगर आपके पास यहाँ कलर कोडेड एक रेजिस्टेंस है और यहाँ कोई कलर नहीं है, चौथा, ये चार तीनों एक तरफ है, तो ये क्या कहलाएगी? 20%। लेकिन अगर यहाँ कलर बैंड सिल्वर है तो क्या है? 10%। और यहाँ पे गोल्ड है तो 5%। इस बैंड की वजह से, या ये बैंड ना हो और सारे सारे कलर एक तरफ हो, तो आपको पढ़ने में आसानी होती है कि मुझे किस तरफ से पढ़ना है। ठीक है जी। बैंड आप एक तरफ रखें, दूसरे कलर लेफ्ट साइड से, अगर आप राइट साइड बैंड रखें तो यहाँ से आप कलर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 बैंड है। ये बैंड को हम कलर में इसलिए लिखते हैं, ये कलर यहाँ से देते हैं कि अगर ये कोई छोटा कॉम्पोनेंट है तो कुछ लिखती हुई तो मिट सकती है, कलर कहीं ना कहीं रह जाता, तो उससे अंदाजा होता है अच्छा यार ये कलर की कॉम्बिनेशन है, तो उसकी ये वैल्यू होगी। तो फिक्स रेजिस्टेंस के लिए कलर कोडिंग स्कीम इस्तेमाल की जाती है। कलर कोडिंग जो है वो यूनिवर्सल कलर कोडिंग है, वो एक स्टैंडर्ड है, उसी को ही इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। क्या है? कलर कोडिंग का एक स्टैंडर्ड है, और ये स्टैंडर्ड हर कलर का एक नंबर है, और उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कलर किसी भी जगह पे लगाया जाता है।
ये जो कलर स्कीम है ये यूनिवर्सल है, चाहे रेजिस्टेंस आपके पास 3 बैंड का हो, 4 बैंड का हो, या 5 बैंड का हो, या 6 बैंड का हो, जितने बैंड भी हो, कलर का स्कीम यही रहेगी, उसी से आप वैल्यू उसकी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये है फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको कर लेते हैं रेड, ब्राउन, ब्राउन। इससे ही मैंने एक रैंडम कलर ले लिया, और इसको कर लेते हैं गोल्ड। अब मैं इसका कलर, इस कलर के जरिए इसकी वैल्यू निकालूंगा, और गोल्ड की वजह से इसकी टॉलरेंस पता चलेगी, तो मुझे लगेगा कि रेजिस्टेंस कितना आगे पीछे हो सकता है। ठीक है जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर हो गई है। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर हमने खोला था, अब इसको खोल लेते हैं कलरफुल। आई गई, हिंट आ गई। ठीक है जी, अब कोई सा भी एक अच्छी सी इमेज हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें बताएं। ठीक है जी, इसमें देखते हैं, ये निकाल लेते हैं। ठीक है जी, होपफुली ये इमेज यहाँ खुल गया है, अच्छा इमेज खुल गया। ठीक है जी। अब देखें, ये एक स्टैंडर्ड है, यानी कि ब्लैक विल बी जीरो ऑलवेज, वन विल बी ब्राउन ऑलवेज, रेड विल बी टू, ये रेड है, ये ऑरेंज भी रेड है, ऑरेंज ये आ गया थ्री, ऑरेंज क्या है, थ्री, हमेशा कहीं भी रहेगा ऑरेंज थ्री को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो नंबर ऑफ जीरो हो या न्यूमेरिक थ्री हो। येलो फोर, ग्रीन फाइव, ब्लू, पर्पल सिक्स, ब्लू सिक्स, पर्पल सेवन, ग्रे एट एंड व्हाइट नाइन। अब मैंने कहा था रेड ब्राउन ब्राउन, रेड ब्राउन ब्राउन। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, रेड का मतलब टू, ब्राउन का मतलब वन। अब यहाँ पे टेक्निक है, यहाँ लोग इसे कर देते हैं मल्टीप्लायर। आप मल्टीप्लायर ना रखें, आसान तरीका क्या है कि जो कलर है उतने नंबर ऑफ जीरोस। ब्लैक है तो नो जीरो, ब्राउन है तो वन जीरो, तो ये क्या बन गया, 210, यानी कि 210 ओम्स। और गोल्ड है तो ये 5% नीचे 5% ऊपर, एक रफ आइडिया के हिसाब से ये हो जाएगी 190 से लेके 220 तक अप्रोक्सीमेटली। अभी हम इसकी कैलकुलेशन नहीं की। ठीक है जी, अब यहीं पे अगर कलर कोड दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ब्लू, रेड एंड ब्लैक, 6290, इसका मतलब क्या हो गया, 62 ओम। अगर टॉलरेंस ये गोल्ड है या येलो कलर का है 5%, अब 62 का 5 निकाल लें। ठीक है, 3.5 समथिंग, तो ये 59 ओम से लेके 65 ओम के दरमियान हो सकती है। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ रहा है। ये मैं आपको एक्सरसाइज करने को दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कलर कोडिंग कैसे निकालता है। देखिए वाह, यहाँ लिखा भी 62 ओम भी है, प्लस माइनस 5%, तो एक्चुअल वैल्यू 62 ओम ही फैब्रिकेट की गई है, लेकिन मटेरियल है, इसी वजह से ये वेरी हो सकता है। तो ये 5% या तो नीचे होगा या 5% ऊपर होगा, इससे ज्यादा वेरी नहीं कर सकता। मैं सेव इमेज करके आपकी डायरेक्ट इमेज डाल दी। ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात हमारी थोड़ी बहुत क्लियर हो गई। ये रेजिस्टेंस कलर कोड क्या है, रेजिस्टेंस कोड क्या होता है, और उसको हम पढ़ते कैसे। फायदा यही है कि अगर मैं छोटे से कंपोनेंट का अगर नंबर लिख दूँ तो मैं पढ़ने में नहीं आएगी, बेहतर है कलर डाल दूँ तो थोड़ा सा बेहतर विजिबल रहेगा, उसकी वैल्यू निकालना आसान रहेगा। ठीक है जी, अब रेजिस्टेंस के सिंबल पे आ जाते हैं। सिंबल ये दो ही कहे थे मैंने आपसे,
हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे जो जिगजैग वाला, ये जरा बेहतर है, इंसान को व्यू या विजन करने में चीजों को आसान रहती है। ठीक है जी। अब आ जाए, मैं यहाँ से कर दूँ अपनी शेयरिंग का। ठीक है जी। अच्छा जी, शीट नंबर 2 पे आते हैं। ये जितनी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे फिक्स रेजिस्टेंस की। किसकी बात कर रहे थे? फिक्स रेजिस्टेंस, यानी कि जो वैल्यू है वो वही रहेगी। हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंट जरूर होते हैं। क्या होते हैं ये? रेजिस्टेंस जो है, या कोई भी सब्सटेंस की रेजिस्टेंस जो है, वो वेरी करती है, डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू दी, या विद रिस्पेक्ट टू दी टेम्परेचर। टेम्परेचर नीचे ऊपर होगा तो रेजिस्टेंस वेरी करेगी, ज्यादा नहीं करे लेकिन करेगी जरूर। ठीक है जी। लेक्चर 2 की शीट 2, 02, और ये शीट 2। ठीक है जी। अब आ जाए वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है भाई? कि आपने ये सिंबल देख ही लिया, ये 2 पॉइंट आपके क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है। लेकिन अगर आप कहीं पे ये सिंबल देखते हैं, या फिर आप ये सिंबल देखते हैं, एक एरो है या एरो, एरो बी से जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्या है आपकी? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मुराद कि इन 2 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप मीटर लगाते हो तो वैल्यू फिक्स रहेगी। वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स। अगर 100 ओम है तो इट विल रिमेन 100 ओम। लेकिन इसकी जो थर्ड लैग है, इसकी कितनी लैग है? थर्ड लैग है, चाहे इस सिंबल की और सिंबल की। अगर आप यहाँ, ये यहाँ से किसी 2 पॉइंट पे चेक करते हैं तो ये वेरी करेगी, जो आप इस लैग को स्वाइप कर सकते हैं, इसको आप घुमा सकते हैं। ये आपके डिमर में लगी होती है, क्या होती है आपकी? वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। उससे आप रेजिस्टेंस वेरी करते हैं तो पोटेंशियल वेरी होता है, पोटेंशियल वेरी होता है, और फायरिंग एंगल चेंज होता है, फायरिंग एंगल चेंज होता है, तो आपका ट्राइक आउटपुट अलग एंगल पे देता है। ठीक है जी। तो ये क्या है? दोनों वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाती है रियोस्टेट, और ये कहलाती है पोटेंशियोमीटर। ये इस्तेमाल होती है वेरिंग करंट, ये इस्तेमाल होती है वेरिंग वोल्टेज। ये कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल होती है करंट को वेरी करने के लिए, इसे रियोस्टेट कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होती है करंट वेरी करने, वोल्टेज वेरी करने के लिए, इसे पोटेंशियोमीटर कहते हैं। अगर किसी भी वेरिएबल रेजिस्टेंस की ये 3 लेग्स हैं, आप ये दो मिला दें और एक ये ले लें, ठीक है जी, तो ये क्या बन गई आपकी? रियोस्टेट। लेकिन अगर ये 3 लेग्स हैं और ये तीन अलग अलग इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये क्या कहलाएगी आपके पास? पोटेंशियो मीटर। ये वोल्टेज वेरी करने के काम आती है, और ये करंट वेरी करने के काम आती है। ठीक है जी, मैं आपको इसको तस्वीर भी दिखा दूंगा। स्क्रीन शेयर। ठीक है जी। ठीक है जी। अब आ गए आपके सामने दो सिंबल, ये रियोस्टेट है और ये पोटेंशियोमीटर है। ठीक है जी। ये एरो बना हुआ है, बता रहा है कि भाई ये वेरिएबल है। अच्छा, अब चाहे इस सिंबल का वैसा सिंबल है दो, तीसरा लेग बिल्कुल क्रॉस हो रहा है, तो क्या आपका रियोस्टेट है? ये रियोस्टेट है, ये पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर है, ये रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट है, ये पोटेंशियोमीटर। ठीक है जी। अब मैं इसको रियोस्टेट भी कर लेता हूँ। तो सारा क्या आपके पास रियोस्टेट आ गया, ठीक है ना? 2 लेग मिला दिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, या एक पॉइंट ये गया, ये दोनों का मिल गया, तो क्या हो गया? ये रियोस्टेट हो गया। देखिए बता रहा है, ए फिक्स रेजिस्टेंस, बी वेरिएबल रेजिस्टेंस कंफिगर्ड एज रियोस्टेट, सी वेरिएबल रेजिस्टेंस कंफिगर्ड एज पोटेंशियोमीटर। ठीक है जी। चलिए, अब सिंबल हटाया था।
आपने फिजिक्स लैब वगैरह देखी होगी। अब चूंकि इसमें करंट वेरी होता है तो उसमें बड़े रेजिस्टेंस चाहिए होते हैं जिसमें वाकई करंट फ्लो हो सके। ये उमन वायर बाउंड होता है, यानी कि क्या होता है, वायर तो इतना लंबा होता है, आप उसको कहीं रख सकते हो, उसको बॉयल कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ये उसकी रेजिस्टेंस आ जाती है। ये वायर जो है उमन टंगस्टन या नाइक्रोम वायर होता है, ये नॉर्मल वायर नहीं होता। कौन सा होता है, टंगस्टन या नाइक्रोम वायर। ये बड़े साइज देख रहे हैं ना, ये आपने फिजिक्स लैब वगैरह में अगर आपने कभी गलती से ले भी लिए लैब स्कूल वगैरह के अंदर तो रियोस्टेट ऐसा देखा होगा। ये वो ये पोटेंशियोमीटर है खैर, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अगर इनकी दो लेग्स मिला देंगे तो रियोस्टेट बन जाएगा। ये ओमन हमारे ऑडियो इक्विपमेंट में या डिमर में इस तरह की लगी होती है। ये सर्किट के अंदर होती है जो ओमन यूजर के एडजस्टेबल नहीं होती है। ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस, तीन लेग्स है, दो इस्तेमाल करेंगे तो रियोस्टेट बन जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो के आगे मीटर लिखा रहेगा। ठीक है जी, जहाँ पे ये तीनों लैग इस्तेमाल होंगी वो आपकी पोटेंशियोमीटर कहलाएगा। आप देखिए एक साथ दो रेजिस्टेंस है, ये वायर बाउंडेड है, ये कार्बन फिल्म है। ये वायर बाउंडेड का कार्बन है, ये सारी क्या है, कार्बन फिल्म यानी कार्बन की स्ट्रिप बनी हुई होती है, उसके ऊपर आपका बीच वाला आर्म घूम रहा होता है। ये देखें ये 3 फिक्स है, ये ब्लैक हिस्सा जो है ये सारा आपका पीछे का ही कार्बन है। तो ये दो पॉइंट फिक्स है, लेकिन दो एक एक पॉइंट और एक सेंटर वाला पॉइंट अगर आप लेंगे तो वेरी करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वेरिएबल रिसर्च। अब कंफिग्रेशन डिपेंड करती है कि वो रियोस्टेट है या पोटेंशियोमीटर। ठीक है जी। और सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म की वेरिएबल रेजिस्टेंसेज है। ठीक है जी, अब इसे वैसा पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करें या रियोस्टेट इस्तेमाल करें, ये आपके अपने अख्तियार में। अब ये इसमें बता रहा है कि ये पूरा क्या है आपके पास, ये रेजिस्टिव पैड है जो कार्बन से बना हुआ है। 1 और 2 आपका क्या है, फिक्स है। देखिए वाइपर आर्म या स्वाइप आर्म जो है वो घूमता है इस नॉब की वजह से, शाफ्ट की वजह से। अब 1 और 2 की रेजिस्टेंस भी जितना करीब होगा उतनी रेजिस्टेंस भी कम होगी, और ये 2 जितना दूर जाता रहेगा तो 3 और 2 की रेजिस्टेंस कम होती रहेगी और 1 और 2 की रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी। ठीक है जी। और तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको फिल वक्त दिखाई जाए। अब लाते साहब ने कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए आपके पास मल्टी सिम अवेलेबल है। मल्टी सिम पे वेरिएबल मिल जाते हैं, आप उन्हें कंफिगर करें, वो मैं आपको बता दूंगा वो कैसे होगा। अब देखेंगे रियोस्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है जी, मल्टी सिम इंस्टॉल करके फिर एक आध लेक्चर के बाद फिर उनको हम देख लेंगे सीरीज करेंगे सर्किट के अंदर भी। ठीक है जी, मेरे ख्याल में चीज़ें काफ़ी बेहतर है। इसको देखते हैं एक दफ़ा और वेरिएबल। ठीक है, ये आ गया वेरिएबल। हर एक की तरह 3 लेग्स होती है, डिपेंड ही करता है कि आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है, रियोस्टेट लगा हुआ है सीरीज के अंदर तो वो करंट वाली का देखें ये और विजिबल है। ये क्या आपका स्वाइप या वाइपर आर्म में ये रहा, ये ब्लैक रंग जो है ना, ये आप जैसे स्क्रू से घुमाएंगे ये जो होता रहेगा। तो ये पॉइंट जहाँ मेरा माउस है और ये दोनों लेफ्ट राइट, ये दोनों क्या है, ये फिक्स है। अगर पकड़ 100 ओम्स है, लेकिन आप एक ये साइड वाला और बीच वाला लेंगे तो ये रेजिस्टेंस वेरी करेगी कि ये यूजली कितना दूर और करीब है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है जी, तो भी देख लें वाइपर आर्म में जिस तरह से दूर होगा उस तरह रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जिसके करीब जाएगा उस तरह रेजिस्टेंस कम होगी। और रजिस्टर की टाइप भी देख लेते हैं ताकि फिर इस सेशन क्लोज करें। ठीक है जी, बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है जी, लेकिन आपके अपने इस्तेमाल में उमन यही आता है जो सरफेस माउंट नहीं, नॉर्मल रेजिस्टेंस है, इसे कहते हैं क्वार्टर वॉट रेजिस्टेंस। कौन सा होता है ये, उमन ये क्वार्टर वॉट्स के होते हैं जो हम ये कलर कोड वाले चेक करें। देखते हैं इसकी इमेज कितनी अच्छी
अगर ये खुल जाए तो बहुत अच्छा। ठीक है जी, ये वो फिक्स रेजिस्टेंस है। और ये असेंबली रेजिस्टेंस है, ये भी एरियल टाइप रेजिस्टेंस कहलाते हैं, मतलब हार्ड के। ये रेजिस्टेंस एरे है, एरे का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। एक ही वैल्यू जो बहुत सारे रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है जी। और इमेज खुल गई है तो अच्छी बात है। ठीक है, ये पावर रेजिस्टेंस है, यानी कि जिनकी वैल्यू कम होती है लेकिन लोड का इस्तेमाल जाता है, पावर रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है जी। और आपके पास बाकी आ गई सरफेस माउंट असेंबली आ गई। लीड का मतलब जिनके लैग निकले हुए हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज जिसके मतलब इंसुलेशन बहुत अच्छी होगी। ठीक है, वायर बाउंड का मतलब जो वायर से लिपटे बने हुए किसी सब्सटेंस के नहीं बने हुए होंगे। खैर, ये तो डिस्कस करते रहेंगे तो चीज़ आगे आती रहेगी। देखना ये कि हमारे कोर्स के लिए क्या चीज़ कितनी जरूरी है। फिर एक और चीज़ आती है इस तरह की, ये कहलाता है LDR। क्या कहलाता है ये? LDR। LDR स्टैंड फॉर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। अब इस पे रोशनी पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस कुछ और होती है, इससे रोशनी हटती है इसकी रेजिस्टेंस कुछ और होती है। आप देखते हैं ना, जो ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ हो जाती है पोल की। ठीक है, ये लाइट की जैसे डिटेक्ट करते हैं तो वहां पे अमूमन हमारे पास LDR इस्तेमाल होते हैं, ताकि हम उनकी रेजिस्टेंस और क्या की वजह से जो वोल्टेज वेरी होते हैं वो आपका सर्किट सेंस कर लेता है। ठीक है जी। अब ये इंडस्ट्री या मिलिट्री ग्रेड के स्टैंडर्ड हैं, जो कि सैरामिक में बने हुए हैं, जो हाई टेम्परेचर रेटिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये भी पावर रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में चीज़ें क्लियर करने में हम थोड़े बहुत कामयाब हो गए। आखिरी चीज, इस पे लिखा हुआ है 103G। अब ये 103 से क्या मुराद है? एक तो हमने कलर कोड तो पढ़ ही लिया, साथ साथ 103 से क्या मुराद है? इसका मतलब क्या है? 10 के बाद 3 0, 10 यानी कि पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, 2 3। इसका मतलब क्या हुआ? 3 0 का मतलब किलो। तो ये 10 किलो ओम्स की एरे है। ये कॉमन पॉइंट है, और इस पॉइंट से लेकर आप किसी जगह भी मीटर लगाएंगे तो आपको अराउंड 10 किलो ओम्स वैल्यू मिलेगी। अभी जी आप चेक कर लीजिएगा, ये टॉलरेंस के किस स्टैंडर्ड को कहते हैं। ठीक है जी। तो इसी जगह 103 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 10,000। इसका मतलब क्या है? 10,000। बात हो जाएगी जो आपसे मैंने पहले कही थी, कि पहला कलर कोड, दूसरा कलर कोड, और ये तीसरा कलर कोड। जो कलर कोड है उतने नंबर ऑफ जीरोस अपनी वैल्यू के बाद लगा लीजिए। ठीक है जी। मेरे ख्याल में मोर देन इनफ। यहाँ तक कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप लेक्चर के रेफरेंस नंबर के हिसाब से आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने दीजिएगा, क्यूज डाल दीजिएगा। ज़रूरत होगी तो इंटरेक्टिव सेशन, नहीं होगी तो कोई वीडियो बना के देनी है तो मैं दे दूंगा। अच्छा, वेरिएबल रेजिस्टेंस इन डिमर, आखिर जी, वेरिएबल इन, क्या बात है, रेजिस्टेंस कहाँ गया? इन डिमर, गूगल होता है ना, फॉरन कर लेता, सही कर देगा। लेकिन गूगल में अमूमन इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है जी। अब डिमर के अंदर आपका जो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है, फैन डिमर कर लेते हैं तो बेहतर आ जाएगा। ये फैन डिमर का बहुत अच्छा सर्किट बना हुआ है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है? DC मोटर कंट्रोलर। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है आपके पास? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। गूगल भी खोल लेते हैं। और इसको कर देते हैं हम गूगल। ठीक है जी। अब इसमें रिजल्ट थोड़े से अच्छे दिखा दिया है।
मैं ज़रा अवॉइड करता हूँ प्राइवेसी की वजह से। ठीक है जी, अब आप देखिए इन्होंने क्या किया, दो इस्तेमाल किए। और ये नॉर्मल डिमर का सर्किट है, ये जो आपके घर के अंदर लगा हुआ है पंखों के साथ। ठीक है, ये 2 पॉइंट इस्तेमाल किए, मतलब क्या हुआ, ये एज अ रियोस्टेट इस्तेमाल हो रहा है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है, इसमें 2 पॉइंट इस्तेमाल हुए। ठीक है, आपके पास एज अ रियोस्टेट इस्तेमाल हो रहा है। ये भी डायग्राम 220 किलो ओम का वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया। सेंटर लेग और एक साइड लेग इनको मिला के इस्तेमाल किया, तो क्या बन गया आपके पास, ये रियोस्टेट बन गया। ये देखें, ये भी 500 के का है पोटेंशियो। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस भी क्या है, रियोस्टेट के तौर पर इस्तेमाल हुआ। ठीक है जी, मेरे ख्याल में रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस और फिक्स रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आ गई। ये शीट शेयर कर दूंगा मैं, और आप मुझे फिर कोई क्वेश्चन आंसर हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, फिर अगला जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, वो कैपेसिटर और इंडक्टर का मिक्स होगा। कैपेसिटर और इंडक्टर का मिक्स होगा। उसके बाद हम आ जाएंगे एसी डीसी के ऊपर, और फिर आ जाएंगे हमारे सीरीज पैरेलल सर्किट इस तरह से। ठीक है जी, इस सेशन के अंदर एस सच तो कोई चीज़ रह नहीं गई। हाँ, अब आपके लिए बुक रह गई है। ठीक है जी, बुक मैं अपलोड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। देखता हूँ ऐसी बुक हो जो सबके लिए फीजिबल है। ठीक है जी, रिजल्ट को रिफाइन कर लेते हैं। यहाँ एक दफा टाइप्स ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, ये स्वाइप आर्म या वाइपर आर्म, ये वाइपर आर्म, ये वाइपर आर्म, इस दोनों पॉइंट पे रेजिस्टेंस फिक्स है, और ये बीच वाले को आप जिस तरफ लेके जाएंगे उस तरफ रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। ठीक है जी, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस और सर्च कर लेते हैं। टाइप, ठीक है जी, फिक्स रेजिस्टर, वायर बाउंड, फिक्स हो सकता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, फिक्स रेजिस्टेंस, एसएमडी रेजिस्टेंस, एलडीआर। थर्मिस्टर, ये भी तरह रेजिस्टेंस होता है। थर्मिस्टर क्या करता है कि थर्मिस्टर को आप सर्किट लगाते हैं और ये हीट के हिसाब से अपनी रेजिस्टेंस चेंज करता है, तो उससे सर्किट डिटेक्ट कर लेता है सर आपका कितना टेम्परेचर मौजूद है। ठीक है जी, और तो ऐसा कोई चीज दिखानी आप इस टॉपिक को लेके नहीं रह गई है। कलर कोड आप लोग नजर देख लीजिएगा, और फिर कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, चले बस इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। किसी की कोई क्यूरी हो तो पूछ लीजिएगा। ये शीट हमारी दो है, दो शीट्स हैं लेक्चर 02 की, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ज़्यादा से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है जी, रेसिस्टिविटी क्या होती है, किसी भी कंडक्टर के अंदर मौजूद ये सलाहियत के वो करंट को कितना फ्लो करने देती, कितना नहीं करती। जो नहीं करने देती उसको रेसिस्टिविटी कहते हैं, उसका यूनिट है ओम्स। हर कंडक्टर की रेसिस्टिविटी होती है, कोई चीज़ 100% नहीं है। ठीक है जी, रेजिस्टेंस की हमने दो तरह की टाइप्स पढ़ी, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स्ड को हमने पहले डिस्कस किया, फिर इसकी टॉलरेंस को डिस्कस किया, फिर इसके कलर कोड को देखा, दो एग्जांपल्स देखी, एक वो तस्वीर जो कि हम अपलोड कर चुके हैं, और एक ये जो हमने यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू ली थी। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होती है भाई, वो रेजिस्टेंस होती है कि जिसके तीन टर्मिनल होते हैं, अगर उनके तीनों टर्मिनल इस्तेमाल करें तो कहलाती है पोटेंशियोमीटर, और अगर दो इस्तेमाल करें तो क्या कहलाती है एज अ रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब करंट को वेरी करना, पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियल वेरी करना या वोल्टेज वेरी करना। ठीक है जी, जो अमन रेजिस्टेंस हमारी फिक्स हमने देखी है कलर वाली जो लैब में होती है, वो हमारी क्वार्टर वॉट की होती है। अगर किसी जगह 103 लिखा है इसका मतलब क्या होगा, पहला बैंड 1, दूसरे का 0, और तीसरे के 3 0, मतलब इसका अंदर ये वैल्यू होगी 10,000। अगर किसी रेजिस्टेंस में लिखी है तो क्या है वो 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, ये मैंने क्विकली रिपीट कर दिया। इसके अलावा भी कुछ चीज़ हो तो लेक्चर नंबर के जरिए आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।